अच्छा, after studying pressure volume work, our next topic is enthalpy. या आपकी बुक में इसकी हेडिंग दी हुई है स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू डिराइव इंथैल्पी और टू अंडरस्टैंड इंथैल्पी, first of all we start from first law of thermodynamics. As you know that first law of thermodynamics can be applied to processes under different conditions. ठीक है, यानी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को डिफरेंट प्रोसेसेस पे अप्लाई कर सकते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस. अब उनमें से जो टू मेन कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी हैं? टू मेन कंडीशंस. ठीक है, टू मेन कंडीशंस हैं. नंबर 1, एट कांस्टेंट वॉल्यूम या अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम, और सेकंड है अंडर कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है. अच्छा, अब अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम हमने ऑलरेडी अभी स्टडी कर लिया है. अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन, ठीक है, अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम वो हमने कैसे लिखी है? अभी अभी हमने लिखी है, वो हमने पढ़ा कि डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू वी होता है. ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर ए. इसमें आपने पढ़ा है ना कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हम सिस्टम को हीट क्यू देते हैं तो सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है और पिस्टन हिलता नहीं है, वर्क परफॉर्म नहीं होता. तो हमने यहाँ से वर्क जो है उसको ज़ीरो कर दिया है. ठीक है. अच्छा, अभी हम इंथैल्पी में जो है वो दूसरी कंडीशन पढ़ रहे हैं, और वो दूसरी कंडीशन क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, अंडर कांस्टेंट प्रेशर अभी हमने पढ़ना है. राइट. अच्छा, अब एग्जांपल तो इसमें हमने वही उसी तरह से लेना है. हम कहते हैं हमारे पास ये एक गैस सिलेंडर है, यहाँ पर जो है वो मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, और ऊपर से यहाँ से एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अपोजिंग प्रेशर वो 1 एटमॉस्फेयर है. ठीक है. इसके अंदर कोई भी गैस है और आप इस सिस्टम को हीट क्यू सप्लाई करते हैं. तो हीट क्यू सप्लाई करने से यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, और जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो गैस मॉलिक्यूल विल कोलाइड विद ईच अदर वेरी स्ट्रांगली, एज वेल एज दे विल कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड ऑन द पिस्टन, सो दे विल पुश द पिस्टन अपवर्ड. तो जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम किस से किस में चेंज हो जाएगा? V1 से V2 में चेंज हो जाएगा. तो जब वॉल्यूम V1 से V2 में चेंज हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि वर्क इज़ डन. वर्क डन हो गया है. ठीक है. वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. ठीक है. तो इस केस में वर्क डन होगा, लेकिन प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, तो प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो इक्वेशन है उसको हम कैसे लिखेंगे? उसी तरह से, क्योंकि वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन को लिखेंगे कि डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू, और डब्ल्यू किसके इक्वल है? पी डेल्टा वी के इक्वल है. ठीक है. अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं. ये आपके पास इक्वेशन 1 है. रीअरेंजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को रीअरेंज करें तो इसमें से Q ले लें तो Q इक्वल हो जाएगा, Q इज़ इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस पी डेल्टा V, और यहाँ पर हम Q के पास साथ P लगा लेंगे. ठीक है. अब ये QP क्या चीज़ है? QP है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को और कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन में अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, इसको आप दे दें नंबर इक्वेशन नंबर 2. अच्छा, नेक्स्ट, अब एक और टर्म है उसको कहते हैं इंथैल्पी, और इंथैल्पी किसके इक्वल होता है? इंथैल्पी जो है, इंथैल्पी को हम H से डिनोट करते हैं. ठीक है. और इंथैल्पी H इज़ डिफाइंड बाय द इक्वेशन. इस इक्वेशन से हम इसको डिफाइन करते हैं, और वो इक्वेशन क्या है? H इज़ इक्वल्स टू E प्लस पी वी. ये इंथैल्पी की इक्वेशन है. दिस इज़ इक्वेशन नंबर
3, ठीक है। इसमें H इंथैल्पी है, E क्या चीज़ है, इंटरनल एनर्जी है, P प्रेशर है और V क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें चेंज इन इंथैल्पी हम कैसे लिखेंगे, चेंज इन इंथैल्पी। तो चेंज इन इंथैल्पी हम यूँ लिखेंगे, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस, यहाँ पे मैं दोनों के साथ डेल्टा नहीं लगाऊंगी, मैं इधर दोनों के साथ डेल्टा नहीं लगाऊंगी, ठीक है, क्योंकि P प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं इसको सिर्फ P डेल्टा V लिखूंगी। P के साथ मैंने डेल्टा नहीं लगाना है, राइट। क्यों, चेंज इन एंथैल्पी यहाँ पे आप लिखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर हम पढ़ रहे हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर में चेंज नहीं आएगा, तो आपने प्रेशर के साथ चेंज नहीं लगाना है, सिर्फ वॉल्यूम के साथ चेंज लगाना है, ठीक है। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, अब आप क्या करें, इस इक्वेशन को आपने कंपेयर करना है, जो आपने अभी इक्वेशन नंबर 3 लिखी है उसके साथ आपने कंपेयर करना है, ठीक है। ये देखें, ये इक्वेशन नंबर 3 नहीं, इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, इक्वेशन नंबर 2 के साथ आपने इसको कंपेयर करना है, ठीक है। ये इक्वेशन 2 है, क्यू पी इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो देखिए इसकी राइट हैंड साइड डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी है और यहाँ भी राइट हैंड साइड पी डेल्टा वी है, डेल्टा ई। तो आपने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 4 के साथ कंपेयर करना है। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 4, तो राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड्स को भी हम इक्वल कर लेंगे, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी क्यू पी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब ये देखें ना, ये इक्वेशन 5 क्या शो कर रहा है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू एंथैल्पी चेंज। यानी आपसे कभी पूछा जाए कि एंथैल्पी किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे हीट प्रोवाइडेड टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज़ कॉल्ड एंथैल्पी, ठीक है, या एंथैल्पी चेंज। तो आप लोगों ने पढ़ा, हम कंक्लूड, हमारा कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन हमने कंक्लूड किया कि व्हेन हीट इज़ प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा ई के इक्वल होता है, एंड व्हेन हीट इज़ प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमारा कंक्लूजन है। अच्छा, अब ये एंथैल्पी जो है इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ एंथैल्पी। तो देखिए एंथैल्पी असल में हीट चेंज ही है ना, एंथैल्पी असल में हीट चेंज ही है, तो इसका यूनिट जो है वो हीट वाला यूनिट होगा। तो ये हीट वाला यूनिट क्या होता है, किलो जाउल या सिर्फ जाउल हम लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, आखिर में आप लोगों की बुक में इन्होंने कुछ कंक्लूजन्स दी हुई हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, क्या कंक्लूड हम करते हैं, नंबर 1 इक्वेशन पेज नंबर 340 पर देखें, from the above discussion it can be concluded that since E, P and V are state functions, so according to equation 11.6 enthalpy is also a state function। आपने पढ़ा ना कि enthalpy H E plus P V के इक्वल होता है, तो जब E जो है वो स्टेट फंक्शन है, मैंने कहा था स्टेट फंक्शन के साथ हम डेल्टा लगाते हैं, तो ये स्टेट फंक्शन है। इसी तरह प्रेशर में भी चेंज, यहाँ तो कांस्टेंट है लेकिन वैसे तो प्रेशर में चेंज आ सकता है ना, तो ये भी स्टेट फंक्शन है, ये भी स्टेट फंक्शन है, तो इसका मतलब है एंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है, तो हमने एंथैल्पी के साथ डेल्टा लगाया। अच्छा, ये जो एंथैल्पी चेंज है ये पॉजिटिव तब होगी जब हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड और नेगेटिव तब होगा जब हीट इज़ रिलीज, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट जो इन्होंने दिया हुआ है वो क्या कहते हैं कि वो प्रोसेसेस जिनमें सॉलिड्स हैं हमारे पास या लिक्विड्स हैं, तो वो या वहाँ पर वॉल्यूम में चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा कम आता है, तो फिर हम डेल्टा एच को डेल्टा ई के इक्वल लेते हैं ना। जैसे देखें, हम गैस सिलेंडर, ये इक्वेशन है ना, तो हम गैस सिलेंडर की जगह आप यहाँ पर कोई बीकर या कोई वो लेते हैं, सिलेंडर लेते हैं और उसमें आप सॉलिड ले लेते हैं या आप लिक्विड ले लेते हैं, और अब आप इसको हीट क्यू सप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी हीट क्यू सप्लाई करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी तो इंक्रीज़ होगी, लेकिन यहाँ पर वो जो वॉल्यूम का चेंज है,
अब ये पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन लगा हुआ है, तो ये वॉल्यूम V1 है, ये वॉल्यूम V1 है, तो वॉल्यूम में चेंज आएगा नहीं। लिक्विड को जब आप हीट करते हैं तो वॉल्यूम में जो चेंज है वो निग्लिजिबल होता है, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इज़ निग्लिजिबल, ठीक है, इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड्स और लिक्विड्स में जो चेंज इन वॉल्यूम आता है वो ना होने के बराबर होता है, निग्लिजिबल होता है। तो फिर जब चेंज इन वॉल्यूम निग्लिजिबल होगा तो फिर इक्वेशन 4 जो है वो इक्वेशन 4 वो कैसी हो जाएगी, डेल्टा एच इज़ इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी है। तो जब डेल्टा वी वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा तो फिर इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा एच इज़ इक्वल्स टू डेल्टा ई। तो सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए डेल्टा एच जो है वो इक्वल होता है डेल्टा ई के, उसमें पी डेल्टा वी हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। अच्छा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देख लें, पेज नंबर 340 पे एग्जाम्पल 11.2 में देखें। व्हेन 1 मोल ऑफ आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 1 मोल है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, कांस्टेंट प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट है वो 6025 जाउल्स है। मोलर वॉल्यूम ऑफ आइस एंड वाटर आर दिस, ठीक है, ये आइस का वॉल्यूम है, ये वाटर का वॉल्यूम है, तो ये V1 होगा और मेल्ट होने के बाद ये V2 हो गया। कैलकुलेट डेल्टा एच एंड डेल्टा ई। अच्छा अब देखें, डेल्टा एच को तो कैलकुलेट करना आसान है, आपने अभी पढ़ा है। डेल्टा एच किसके इक्वल होते हैं, ये देखें ये इक्वेशन लिखी हुई है, आपने डिराइव की है। डेल्टा एच होता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, बस। तो इसमें तो कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपको देखें यहाँ दिया हुआ है। कांस्टेंट प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पे हीट कितनी है, 6025, तो बस ये डेल्टा एच का आंसर आ गया 6025 जाउल्स। डेल्टा एच सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है। डेल्टा ई को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। डेल्टा ई किसके इक्वल होता है, वो ये जो इक्वेशन आपने डिराइव की है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो इसमें से डेल्टा ई निकालें तो डेल्टा ई हो जाएगा डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है। तो आपको डेल्टा एच चाहिए, डेल्टा एच आपने ये फाइंड आउट कर लिया है, वो ये है। बाकी आपको पी प्रेशर चाहिए, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, आपको डेल्टा वी चाहिए, तो डेल्टा वी के लिए आप V2 को V1 से माइनस कर लें, ठीक है, V2 माइनस V1 कर लें और उसके बाद वैल्यूज़ जो हैं इसमें पुट कर लें, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। 6025.20 जॉल डेल्टा ई आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए।